आपका और ईरान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई। वैसे तो आपको पता होगा कि ईरान इस वजह से खबरों में है कि उसने इजराइल पे हमला किया और इजराइल ने भी ईरान पर जवाबी हमला किया। लेकिन इसके अलावा ईरान से जुड़ी एक बड़ी खबर है। खबर यह कि कश्मीर के मुद्दे पर ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, वो पाकिस्तान के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति की मौजूदगी में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरानी राष्ट्रपति ने जो कहा उससे कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की जगहंसाई हुई। वहीं इस पर भी बात करेंगे कि कश्मीर इकलौता मुद्दा नहीं है। न जाने ऐसे कितने मौके आए जब ईरान ने भारत का साथ दिया। हालांकि मॉडर्न डे में इंडिया और ईरान के जो रिलेशंस हैं वो हमेशा अच्छे नहीं रहे। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्विच। ऐसे ही दिलचस्प एक्सप्लेनर्स के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टोरी में सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कश्मीर के मुद्दे पर कहा क्या, फिर बताएंगे कि ईरान ने आखिर इस पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। कश्मीर की वादी में आज भी उनकी वादी कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी है। मैं आपका और ईरान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमेशा कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई। कश्मीर पर शरीफ के ऐसे बयान के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। हालांकि उन्होंने फिलिस्तीन का जिक्र करते हुए ये जरूर कहा कि जो लोग जुल्म के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, ईरान उनके साथ खड़ा है। ईरानी राष्ट्रपति के ऐसा करने से एक बात साफ होती है कि ये देश भारत के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों का पूरा सम्मान करता है। दोनों देशों के बीच के ऐतिहासिक संबंध कैसे रहे उस पर बात करेंगे इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला देते हैं कि ईरान ने 2024 की जनवरी में पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था। जनवरी में ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे। मीडिया में पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया था कि इस हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई थी और 3 लोग घायल हो गए थे। ईरान ने पाकिस्तान पर यह हमला आतंक से त्रस्त होकर किया था। ईरान का कहना है कि वेस्ट पाकिस्तान में जैश अल अदल के नाम का एक आतंकी संगठन है। ईरान का आरोप है कि पाकिस्तान ने इस ईरानी आतंकी संगठन को अपनी जमीन पे पनाह दे रखी है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने ईरान पर जो हमला किया था उसमें 9 ईरानी मारे गए थे। दोनों देशों के रिश्ते इसके बाद पटरी से उतर गए। दोनों देश अब वापस से अपने रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर का नाम लेकर पाकिस्तान ने एक बार फिर से इसे खटाई में डाल दिया। बढ़ते हैं इंडिया ईरान रिलेशंस की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया था तब इंडिया ने भी एक स्टेटमेंट इशू किया था। इस बयान में इंडिया ने कहा था कि यह 2 देशों के बीच का मसला है। हालांकि भारत ने यह भी कहा था कि आतंकवाद पर उसकी नीति 0 टॉलरेंस की है और भारत ने यह भी कहा था कि यह देश अच्छे से समझता है कि देशों को अपनी आत्मरक्षा के लिए स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अब अगर ईरान और भारत के रिश्तों की बात करें तो आज़ादी से पहले 1947 से पहले भारत का जो बॉर्डर था वो ईरान से सटा हुआ था। अगर डिस्टेंस के हिसाब से बात करें तो कश्मीर से कन्याकुमारी की जो दूरी है, नई दिल्ली और ईरान की राजधानी तेहरान की दूरी उससे कम है। ईरान की फारसी भाषा का हिंदी और उर्दू दोनों पे लास्टिंग इम्पैक्ट रहा है। आज़ादी से पहले का भारत का जो आर्किटेक्चर है उस पर भी ईरान की गहरी छाप रही है। जिस मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में ईरान बसा है, वहां से जब पारसियों को मजबूरी में पलायन करना पड़ा था पर्सिक्यूशन की वजह से, तब इंडिया उनका सेकेंड होम यानी दूसरा घर बन गया। भारत की आज़ादी के बाद 1950 में मॉडर्न डे इंडिया और ईरान के रिश्ते औपचारिक तौर पर शुरू हो गए। हालांकि कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के दौर में दोनों देशों की फॉरेन पॉलिसी जो है वो मैच नहीं करती थी। भारत के पहले पीएम नेहरू की विदेश नीति गुट निरपेक्ष यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की थी। मतलब वो न सीधे तौर पर अमेरिका को समर्थन देते थे और न ही रूस वाले यूएसएसआर को। हालांकि तब की दुनिया में इन 2 बड़ी ताकतों के मामले में माना जाता था कि नेहरू का झुकाव रशिया की तरफ है। वहीं उस दौर के ईरान में अमेरिका ने तख्ता पलट करके मोहम्मद रेजा पहलवी को देश का राष्ट्रपति बनवा दिया था। ऐसे में जाहिर सी बात है कि तब का ईरान अमेरिका के बेहद करीब था। हालांकि तब भी पहलवी का भारत आना और नेहरू और इंदिरा गांधी का ईरान जाना होता रहा। इसके बाद जब 1979 में ईरान में क्रांति हुई तो पहलवी की सत्ता पलट गई।
बावजूद इसके भारत और ईरान के रिश्ते पटरी पर नहीं लौटे। हुआ ये कि क्रांति के बाद ईरान ने पाकिस्तान को समर्थन करना शुरू कर दिया। वहीं 1980 के दौर में जब ईरान और इराक के बीच वॉर हुआ तब भारत ने इराक को सपोर्ट किया। लेकिन दोनों देशों के रिश्तों के बीच दीवारें तब गिर गई जब बर्लिन की दीवार गिरा दी गई और कोल्ड वॉर खत्म हो गया। 9 नवंबर 1989 को जर्मनी को 2 हिस्सों में बांटने वाली दीवार गिरा दी गई, बर्लिन वॉल। अस्थिरता के दौर से निकल रही दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट था ये। वहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस की वजह से इंडिया ने अपने बाजार भी 1991 में खोल दिए। इसके बाद न सिर्फ ईरान बल्कि अमेरिका के साथ भी भारत के रिश्ते बदलने लगे। इंडिया के लिबरलाइजेशन के बाद 1993 में तब के पीएम नरसिम्हा राव ईरान के दौरे पर गए, जिसके बाद ईरान के राष्ट्रपति अकबर हाशमी 1995 में भारत के दौरे पर आए। ऐसे दौरों का सिलसिला पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी चलता रहा। 2001 में वाजपेयी ईरान के दौरे पर गए, जिसके बाद 2003 में ईरानी राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी भारत दौरे पर पहुंचे। इस दौरे पर उन्होंने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए। इस डिक्लेरेशन के बारे में और बात करने से पहले आपको बता दें कि मॉडर्न टाइम्स में अमेरिका वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है जो इंडिया और ईरान के रिलेशंस को अफेक्ट करता आया है। और इसी अमेरिका पर हुए 9/11 के हमले के बाद इंडिया ईरान के रिश्तों को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। 9/11 के हमले के बाद इंडिया, अमेरिका और ईरान तीनों ही तालिबान के खिलाफ खड़े थे। अफगानिस्तान में तीनों देशों का कॉमन ग्राउंड बन गया, कॉमन इंटरेस्ट बन गया। फिगरेटिवली नहीं, ये इंटरेस्ट लिटरली यानी शब्दशः था। अफगानिस्तान तीनों का कॉमन ग्राउंड बन गया। ऐसे में जब जनवरी 2003 में तब के ईरान के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए, तब उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पे दस्तखत किए। इस दस्तखत के बाद मॉडर्न डे इंडिया और ईरान के रिश्तों के मायने बदल गए। दोनों ही देशों ने अफगानिस्तान में आपसी सहयोग का रास्ता अपनाया और आगे बढ़ना शुरू किया साथ साथ। ईरान के साथ इंडिया के रिश्ते ठीक उसी तरह से बदल रहे थे जैसे इंडिया और अमेरिका के रिश्ते। साल 2005 में इंडिया ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील को ग्रीन सिग्नल दे दिया। इसके बाद से अमेरिका इंडिया या इंडिया ईरान, इनके रिश्ते लगातार बदलते चले गए। हालांकि 1979 के रेवोल्यूशन से लेकर आज तक अमेरिका और ईरान के रिश्ते कभी नहीं सुधरे। दोनों के तल्ख रिश्तों का साफ असर इंडिया और ईरान के रिलेशंस पर लगातार पड़ता रहा। अमेरिका लगातार ईरान के न्यूक्लियर बम बनाने का विरोध करता आया है। हालांकि ईरान इसके लिए कभी राजी नहीं हुआ कि वो ये बम नहीं बनाएगा। इसकी वजह से अमेरिका लगातार ईरान पर सैंक्शंस यानी पाबंदियां लगाता है। ऐसी पाबंदियों का असर इंडिया ईरान ट्रेड पर भी पड़ा। दरअसल ईरान से इंडिया लगातार ऑयल इंपोर्ट करता रहा है, क्रूड ऑयल, लेकिन अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से अभी ऐसा नहीं कर पा रहा है। अपने सबसे लेटेस्ट स्टेटमेंट में ईरान ने इस बात की उम्मीद जताई कि भारत ईरान से वैसे ही तेल खरीदना शुरू करेगा जैसा 2019 के पहले अमेरिका द्वारा लगाई गई पाबंदियों, एक तरफा पाबंदियों ईरान के अकॉर्डिंग के पहले करता आया था। वहीं ईरान में चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत अपने ट्रेड को भी एक्सपैंड करना चाहता है। उसके टुवर्ड्स भी कदम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। पोर्ट यानी बंदरगाह जैसे तमाम ऑप्शंस के जरिए ट्रेड को बढ़ावा देने के कदम को 2016 में तब और मजबूती मिली जब पीएम मोदी ईरान के दौरे पर गए। इस दौरान भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट से जुड़ा अग्रीमेंट साइन किया गया। इसके बाद 2018 में तब के ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी भारत आए तो ग्रेट कनेक्टिविटी पर और जोर दिया गया। इस कनेक्टिविटी के सेंटर में है ईरान में बना यही चाबहार पोर्ट जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था। ईरान में बने इस पोर्ट के जरिए पाकिस्तान को बाईपास करके इंडिया अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड कर पाएगा। चाबहार पोर्ट को चीन के ग्वादार पोर्ट को टक्कर देने वाला बताया जाता है। चीन का ये पोर्ट पाकिस्तान में बनाया गया है। इसके अलावा भारत सरकार के डेटा के मुताबिक 2009 से 10 में भारत ने ईरान से $10 बिलियन का तेल इंपोर्ट किया। 18-19 में तेल का ये इंपोर्ट $12 बिलियन के थोड़े ज़्यादा के आसपास पहुंच गया। लेकिन इसके बाद अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। ईरान को भारत के जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं उनमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, राइस, मशीनरी, आयरन, स्टील, फार्मास्यूटिकल से लेकर रबर जैसे न जाने कितने प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से रिश्ते तार होने से पहले भारत और ईरान एक गैस पाइपलाइन बिछाने का भी प्लान कर रहे थे। यह पाइपलाइन इंडिया से पाकिस्तान होते हुए ईरान जाने वाली थी या अदर वे राउंड लगा लीजिए। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है उसमें निकट भविष्य में ऐसा होता नहीं दिख रहा। ऊपर से जिस पे
लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें ये हुआ है कि जब ईरानी राष्ट्रपति पहुंचे पाकिस्तान तो उन्होंने कम से कम कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया। ऐसे में जो मेरी पिछली स्टोरी थी ईरान के ऊपर, ईरान के एम्बिशंस के ऊपर, जिसके एंड में मैंने आपसे वादा किया था कि अगर वो स्टोरी आपको पसंद आई, उस पर आपका फीडबैक अच्छा रहा, उसको आपने डिसमिनेट किया, दोस्तों के साथ शेयर किया, कई सारे कमेंट्स किए, लाइक किए, उस पर अच्छा ट्रैक्शन आया, तो मैं इंडिया ईरान रिलेशंस पे भी आपके लिए एक स्टोरी करूँगा, पेश है आपके लिए वो स्टोरी। इस पे भी आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।